डॉक्टर्स कॉन्क्लेव में एक और डॉक्टर हमारे साथ दुबई से जुड़ गई हैं, जिनका नाम है डॉक्टर दीपा खंडेलवाल, जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर दीपा, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया के इस मंच पर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर दीपा, चूंकि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही, चूंकि पहली वेव में सामान्य तौर पर जो लक्षण थे, खांसी, जुकाम, बुखार, वो सामने आ रहे थे, लेकिन दूसरी वेव में सीधे तौर पर ये वायरस देखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता को बेहद कमजोर कर रहा है, सीधे तौर पर उस पर अटैक कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पहले जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें हमें फीवर, कॉफ, बॉडी एक, ये सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिले थे, लेकिन लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट जब तब भी था। तो एज ए ईएनटी मेरे पास जो पेशेंट आते थे उनमें लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट वाले सिम्टम बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्रेस्टाइटिस वाले सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि माइल्ड सिम्टम्स हैं लेकिन डायरिया और ऐसे करके पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर दीपा, जानना चाहेंगे कि दुबई में अभी जो कोरोना के मरीज हैं उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, किस पद्धति के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है, और जानना इसलिए चाहेंगे ताकि भारत को भी इससे सीख मिल सके कि जल्दी से जल्दी कोरोना के जो मरीज हैं वो रिकवर कर सके। तो वहाँ किस तरह से मरीजों को ट्रीट किया जाता है? देखिए, ट्रीटमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो सेम ही है। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है वो मेन जो हमारी प्रिकॉशंस हैं उनको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि आप मास्क है वो पहनना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। उस पे जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन है, अराउंड 3000 दिरहम्स का फाइन है। और यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो बहुत फास्ट चला है, तो ऑलमोस्ट मई तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन जो है यहाँ पूरे यूएई में हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बाकी ट्रीटमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो सेम है। कोविड का जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, हम सभी को पता है। कोई इसके लिए कोई ऐसी कोई मैजिक मेडिकेशन नहीं है कि इसी को लेकर और फिर हम कोरोना को ट्रीट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो पेशेंट है, 90% पेशेंट वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ आते हैं, वो रिकवर हो जाते हैं। जरूरत है कि हमें प्रॉपरली जो है सब चीज़ों को ध्यान रखने की, पेशेंट्स को आइसोलेट करने की, बाकी लोगों को मास्क पहनने की, जो सोशल इवेंट्स हैं उन सबको हमें अवॉइड करना होगा। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना होगा, बच्चों को बाहर नहीं निकालना है। अभी क्यों एकदम से केसेस बढ़ रहे हैं? क्या हुआ है कि हमने पहले 6-7 महीने शुरू के फर्स्ट वेव में बच्चों को हमने बहुत संभाल के रखा, हमने बाहर नहीं निकलने दिया, और अभी एकदम से बच्चों को सब बाहर लेके आए। सबको लगा बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होगा, और उससे एकदम एक्सपोज करने से बच्चों में और यूथ में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये जो केयरलेसनेस है ये हमारी, उसकी वजह से एकदम से केसेस बढ़े हैं, उसे हमें रोकना होगा। बिल्कुल। डॉक्टर दीपा, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस दूसरी वेव में बच्चे बड़ी संख्या में कोरोना के केसेस में सामने आ रहे हैं, और 5 से 10 साल के वो बच्चे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ये कोरोना वायरस अब फैलता ही जा रहा है। ऐसे में ऐसा क्या करना चाहिए? अगर पेरेंट्स के लिए आप कुछ बताना चाहें कि बच्चों को किस तरह से ट्रीट किया जाए, या किस तरह से सही समय पर कोरोना के लक्षणों की पहचान हो सके। जी हाँ, क्योंकि बच्चों में जितने भी केसेस हैं, जैसे यहाँ पे अभी बच्चों में इतना नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत केसेस देखने को आ रहे हैं, तो बच्चों में इतने सेवेरिटी बहुत कम है, माइल्ड केसेस आते हैं। तो वही है, हमें बच्चों को भी, बच्चा यदि मास्क पहन सकता है तो बच्चे को जो है, इनफैक्ट 2 साल से ऊपर के बच्चे को हम आराम से मास्क पहना सकते हैं। मास्क पहना के रखिए, बच्चों को बाहर आप एक्सपोज मत करिए। घर में यदि पॉजिटिव केसेस हैं तो बच्चों को बिल्कुल आप आइसोलेट करके रखिए। बाहर घूमने के लिए कहीं भी अभी भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी पीक और बढ़ने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि अभी हम थर्ड वेव का भी हमें सामना करना पड़े। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपा, देखिए, भारत में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोग पैनिक जल्दी हो जाते हैं। अगर किसी को पता चलता है कि उसके परिवार में किसी को कोरोना हो गया, तो उसके चलते उसको भी महसूस होने लगेगा कि घबराहट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर लोग यहाँ पर ऐसा कदम भी उठा लेते हैं, सुसाइड जैसा कदम, जिसके चलते उनको लगता है कि उनकी भी जान जा सकती है, या उसके परिवार के किसी सदस्य की जान खतरे में है। मैं 2 केसेस का जिक्र करूंगी। नोएडा में आज ही एक केस सामने आया है, जहाँ एक महिला जो कि डॉक्टर थी, वो और उसका पति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया और पैनिक होकर उसने बहुमंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। क्योंकि महिलाएं बहुत इमोशनल होती है और वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को फेस नहीं कर पाती। ऐसे में किस तरह का हमें खान पान लेना चाहिए, और क्या ऐसा रूटीन की दिनचर्या में हम ऐसा क्या करें कि हम पॉजिटिव हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा और पैनिक ना हो?
देखिए, ये तो बहुत ही गलत है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया 90% केसेस जो हैं वो बहुत अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। तो इसके कुछ एक सिनेरियो हैं। सपोज कीजिए कि पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, तो उसके लिए आपको तुरंत हॉस्पिटल भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट कीजिए, और पल्स ऑक्सीमीटर है, जो इज़िली सब जगह अवेलेबल है। अपना आप ऑक्सीजन सैचुरेशन, टेम्परेचर और पल्स रेट का एक प्रॉपर चार्ट बना के रखिए। वो हर 4 घंटे में आप लिखते रहिए। फीवर नहीं है आपको, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के ऊपर है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और अपने आप से कभी भी आप सेल्फ मेडिकेट नहीं करें, क्योंकि किसी और ने वो मेडिसिन ली है तो आपको भी वही लेनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एक प्रॉपर ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप दवाइयाँ आपको सजेस्ट की जाती हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी फिजिशियन के संपर्क में रहें, पैनिक होकर हॉस्पिटल नहीं जाएं। हो सकता है कि आपको कोरोना नहीं भी हो और आप हॉस्पिटल जाकर और उस केसेस को फिर वापस आप पॉजिटिव ले लें। दूसरा ये है कि आप कुछ एक सिनेरियो, जैसे ओल्ड एज है और पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन कोमॉर्बिडिटी है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो उसमें हमें और ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। लेकिन उसमें भी आपको तुरंत हॉस्पिटल भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपका जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के ऊपर है, मेंटेन कर रहा है, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होए। ये 14-15 दिन का अपने आप को आप आइसोलेट रखें, गुड डाइट लें, हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और अभी जो है कुछ लिटरेचर्स आ रहे हैं कि एयरबोर्न है, तो उसके लिए आप जो है आप अलग रूम में रह सकते हैं, तो सबसे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एयरबोर्न में क्या होता है कि सेम ही रूम में है तो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो ज्यादा इन्फेक्शन कर सके। तो आप जितना मेंटेन करेंगे, थोड़ा आइसोलेट रखेंगे पेशेंट को, तो हम इस चीज से बाहर निकल सकते हैं। थोड़ी अवेयरनेस और एजुकेशन की जरूरत है, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर दीपा, एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन इस महामारी के समय में विशेषज्ञों की अलग अलग राय सामने आती है। और इन दिनों जो कि एक बड़ी बात सामने आ रही है, विशेषज्ञों का मानना है कि हवा में कोरोना का वायरस मौजूद है। अगर हवा में कोरोना का वायरस मौजूद है तो कैसे इससे बचा जाए, और अगर कितने समय तक वो जिंदा रह सकता है वायरस हवा में, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, तभी इससे बचाव किया जा सकता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर जगह हवा में कोरोना वायरस मौजूद है। एरोसोल का मतलब है कि दो तरह का इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, उसमें जो वायरस है उसका साइज मोर देन 5 माइक्रोन होता है। उसमें हम कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी, जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे, उसमें जब पेशेंट खांसता है या छींकता है, तो वो उस आसपास के एरिया में जो है सरफेस कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा होने के चांसेस थे। एरोसोल ट्रांसमिशन का मतलब है कि जो वो उसके पार्टिकल के साइजेस हैं वो लेस देन 5 माइक्रोन हो गए, तो वो डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई है। तो उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि बाहर हम हवा में जाएंगे तो सब जगह कोरोना है, वो बिल्कुल नहीं है। ये गलत धारणा है। पेशेंट यदि उस घर में आपका पॉजिटिव है तो आप उसे अलग कमरे में रखिए। खिड़की दरवाजे, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। खिड़की दरवाजे यदि आप ओपन रख सकते हैं तो ओपन रखिए। एयर कंडीशनर, स्पेशली जहाँ पे सेंट्रल एसी है, वहां पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एयर जो है वो रिसाइकिल ना हो। तो उसके लिए भी ये सब चीजें यदि हम बहुत जरूरी है। एरोसोल जो अभी हम मान रहे हैं कि एरोसोल ट्रांसमिशन है, लेकिन ये नहीं कि हम बाहर हवा में जाएंगे तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर दीपा, देखिए भारत में कोरोना वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, क्योंकि कई देशों से भी भारत की जनसंख्या बेहद ज्यादा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कदम उठाने चाहिए भारत में? अभी तो फिलहाल तो एक तो हमें जो करना होगा, हम सबको, ये एक अकेली गवर्नमेंट की या डॉक्टर्स की या मीडिया की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पूरे हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है। हम सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। एक जो सबसे ज्यादा चीज मैंने देखी, बहुत कॉमन चीज है, मास्क को सही तरीके से नहीं पहनना। मैक्सिमम लोगों के मास्क नाक से नीचे लगे रहते हैं। और कपड़े का मास्क बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। आप 3 लेयर मास्क पहनिए। साइज प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। यदि मास्क के साइड से हवा आ रही है तो वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, फिर आपने चाहे नाक पे या मुंह पे लगा रखा हो। दूसरी चीज है ये सोशल गैदरिंग, सोशल इवेंट्स, ये हमें अभी बिल्कुल बंद करने होंगे। आने वाले आप 6 महीने तक आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सोशल इवेंट्स को जहां तक हो सके आप उसमें कम से कम जाएं, बिल्कुल ना जाएं, बल्कि मैं कहूंगी बच्चों को, बुजुर्गों को संभाल के रखें। वैक्सीनेशन ड्राइव को हमें फिर से बढ़ाने की जरूरत है। अभी ये बहुत अच्छी बात है कि मई से मोर देन 18 ईयर्स के जो हैं उनको भी वैक्सीनेशन अवेलेबल होगा।
यहाँ पे ऑलरेडी मोर देन 18 ईयर्स को वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो उससे जो है जब तक ये चीजें हम सब कंट्रोल में ना करें तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे। ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, डरना नहीं है हमें कोरोना से, कोरोना को हमें डराना है। बिल्कुल डॉक्टर दीपा, आपने सही कहा, कोरोना से हमें डरना नहीं है, कोरोना को डराना है। और एक और बात आपने बेहद सही कही कि मास्क लगाना ही पर्याप्त नहीं, मास्क को सही तरह से लगाना बेहद ज़रूरी है। और आपने फर्स्ट इंडिया के लोगों को जागरूक करने की इस कोशिश में हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।